हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप लोगों को पता होगा हम लोग डीसी मोटर चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। डीसी मोटर चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है परिचय, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, डीसी मोटर की मूलभूत आवश्यकताएं और डीसी मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अच्छी तरह से समझ लिया है। डीसी मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कैसे करना है, आर्मेचर करंट बदल करके या फील्ड करंट बदल करके, तो ये सब चीज़ों पे पिछली क्लासेज में चर्चा की जा चुकी है। आज का जो पॉइंट होगा वह वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये मैं सेक्शन चला रहा हूँ ये फुल डिटेल में थ्योरेटिकल सेक्शन चला रहा हूँ, तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ, अगर आपको कहीं पर लगता है कि ये अनावश्यक है, वो मैं बता भी दूंगा कि ये जो चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, तो मैं पढ़ा तो मैं सब दूंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि उसमें आप बहुत ज्यादा समय वेस्ट मत करिए। और बाकी मैं पढ़ाऊंगा इसको फुल डिटेल में, जो भी चैप्टर्स थ्योरी के जो भी चैप्टर्स होंगे, क्योंकि फुल डिटेल में जब पढ़े होंगे ना, उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब फिर हमको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर निकालने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम उसका आंसर किसी ना किसी तरह से समझ के दे ही ले जाएंगे, जब हम डीप नॉलेज रखेंगे तब। तो चलिए वर्किंग पढ़ते हैं हम लोग। बोर मत होइएगा। सबसे पहला निवेदन आप लोगों से है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बोर मत होइए, समझ में पूरा आएगा आपको। और उसके बावजूद भी, इस तरह से पढ़ाने के बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वह फिर मेरे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, हिंदी इसका हो जाएगा डीसी मोटर की कार्यप्रणाली। अब देखिए, ये हमने एक पोल ले लिया, इसी के सामने हमारा दूसरा पोल हो गया। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। इसके बीच में आर्मेचर की एक कॉइल आप रख दीजिए इस तरह से। किताबों में भी इसी तरह से आपको समझाया गया है। आर्मेचर की एक कॉइल रख दीजिए, इसका नाम दे दीजिए AB, इसका नाम दे दीजिए ACD, माने इस साइड का नाम AB हो गया, इस साइड का नाम CD हो गया। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि डीसी मोटर में क्या होता है, एक टर्मिनल बॉक्स होगा। एक दूसरा फिगर यहां बना लीजिए आप। ये मोटर होगा, मोटर के ऊपर यहां पर एक टर्मिनल बॉक्स होगा, यहां पर सप्लाई आके लगेगी, प्लस माइनस से सप्लाई आके लगेगी। यहाँ फील्ड पोल लगे होंगे आपके, यहाँ पर भी फील्ड पोल लगे होंगे। फील्ड पोल के ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई होगी, उस वाइंडिंग को सप्लाई डायरेक्ट यहीं से दे दी जाती है। माने फील्ड पोल पे ये जो वाइंडिंग लपेटी जाएगी फील्ड पोल के ऊपर, इस फील्ड के ऊपर, तो सीरीज, इन वाइंडिंग्स को सीरीज में या पैरेलल में कैसे जोड़ना है वो वाइंडिंग चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो कुल मिला के फील्ड पोल से दो तार आएंगे और इनको सप्लाई दे देंगे फील्ड पोल को, और फील्ड पोल एनर्जाइज हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ बीच में आर्मेचर लगा होगा, तो आर्मेचर को डायरेक्ट सप्लाई आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ से दो तार उठाइए, आर्मेचर में आप ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर मूविंग पार्ट है, तारों को लपेट के तोड़ देगा। तो आर्मेचर किस पे कसा होता है, शाफ्ट पे। शाफ्ट के ऊपर एक कम्यूटेटर लगता है, कम्यूटेटर के ऊपर फिर कार्बन ब्रश होता है। तो ये जो सप्लाई आएगी तो सबसे पहले कार्बन ब्रश पे आएगी, कार्बन ब्रश से फिर कम्यूटेटर में जाएगी, कम्यूटेटर से फिर जो है आर्मेचर में सप्लाई आएगी। तो आर्मेचर
आर्मेचर में सप्लाई, आर्मेचर का एक कॉइल हमने लिया है, इसमें जो सप्लाई आएगी वो कम्यूटेटर से हो करके आएगी, डायरेक्ट नहीं आ सकती है कि मैं यहाँ कहूँ प्लस माइनस सप्लाई है और डायरेक्ट ला करके मैं यहाँ दे दूं। हाँ, ये जो फील्ड पोल है इनको सप्लाई डायरेक्ट दिया जा सकता है, प्लस माइनस इनको डायरेक्ट दे देंगे, ये एनर्जाइज हो जाएंगे। इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से फैला हुआ आपको दिखाएगा। चुंबकीय ये बलरेखाएं दिखती नहीं है, जो मैंने बोल दिया दिखाएगा, नहीं तो ऐसा इमेजिन कर लो हमको दिखता नहीं है, बलरेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। तो जो सप्लाई आएगी आपकी प्लस माइनस इस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से दूसरा फिगर दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए वर्क कैसे करता है। ये एक कॉइल हो गई आर्मेचर की, ये ए बी साइड और सी डी साइड, ए बी साइड एक्टिव साइड कहलाता है और सी डी साइड भी एक्टिव कहलाता है। एक्टिव साइड ध्यान दीजिएगा, एक्टिव साइड, एक्टिव साइड मतलब जो सक्रिय भाग होता है। तो ए बी भी एक्टिव साइड है और सी डी भी एक्टिव साइड है, बाकी ये दोनों साइड इनएक्टिव साइड होती हैं किसी भी कॉइल का। जैसे अगर आप लपेटो ना, यहाँ पर ऐसे देख लो, ऐसे ही कॉइल लपेटते हो ना, ऐसे बाइंडिंग लपेटते जाते हो, ऐसे लपेटते जाते हो, तो इसमें क्या होता है, ये साइड दोनों एक्टिव होती हैं और ये साइड जो है इनएक्टिव साइड होती है। इसको आपको बाइंडिंग चैप्टर में अच्छे से बताया जाएगा, एक्टिव साइड क्या है, इनएक्टिव साइड क्या है। तो चलिए अब इसमें सप्लाई जोड़ दीजिए, इसमें सप्लाई जोड़ दीजिए। हमने कहा कि करंट इधर से इधर को चल रही है, पहली कंडीशन में हमने ले लिया, करंट इधर गई, फिर ऐसे आई, फिर इसमें नीचे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ठीक ना। अच्छा, एक और चीज यहां पर आप बना दीजिए, कम्यूटेटर भी लगा दीजिए तो ठीक रहेगा। ऐसे कम्यूटेटर में लगाया, यहां पर कार्बन ब्रश दे दीजिए और यहां पर भी कार्बन ब्रश दे दीजिए। तो एक तार यहां आके जुड़ेगा, एक तार यहां आके जुड़ेगा। इस पे मैंने प्लस लगा दिया, इस पे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं ये कार्बन ब्रश लग गए, इनका नाम दे दीजिए पी, इनका नाम दे दीजिए क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। पी क्यू कार्बन ब्रश हो गए और ये प्लस सप्लाई हो गई, ये माइनस सप्लाई हो गई। अब सप्लाई ऐसे जा रही, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे चल रहा है करंट, ठीक है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होगा कि यह उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और यह उंगली करंट की दिशा को दर्शाती है और यह अंगूठा जो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखाता है। नॉर्मल कंडीशन में मैंने ऐसे रखा है इसको, और करंट ऊपर को जा रही है, मतलब ये उंगली करंट को दर्शाती है, इसको ऊपर करना है हमको, ऊपर करते हैं। देखिए ऐसे किया ऊपर, ये ऊपर कर दिया, इसका मतलब अंगूठा किधर मूव कर रहा है, अंगूठा इधर से इधर को मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इधर से इधर मूव करने का मतलब ऐसे 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 चलने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा इस तरह से, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या हुआ, ये भाग, ये वाला जो है ये नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर आएगा, माने ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला जो सिरा है वो नीचे जाएगा, ये वाला सिरा ऊपर आएगा, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे ये मूवमेंट करेगा, ठीक ना। तो ये हमारा अब इसमें ये तो हमको समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब जिसको और ना समझ में आएगा फिर ऑफलाइन क्लास लेगा, ऐसे में अगर नहीं समझ में आएगा, या फिर फ्लेमिंग का नियम जो पिछली क्लास में बताए हैं उसमें आप देख लीजिएगा। इस तरह से रखना है हमको, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी और ये उंगली करंट की दिशा को दर्शाएगी। तो करंट ऊपर चल रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाया हमने, देखिए तो अंगूठा हमारा किधर मूव किया, इधर से इधर को मूव किया, इधर से इधर को मूव करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको आप अपने आप में बैठ के इमेजिन करिए, किधर क्लॉकवाइज बनता है, किधर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉक को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त और क्लॉक को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। चलिए
अब इधर प्लस सप्लाई गई, जो ए बी सिरा है यह क्या हुआ, नीचे की तरफ भागा और माने नीचे की तरफ फोर्स लगा, ए बी साइड में नीचे की तरफ फोर्स लगा, सी डी साइड में ऊपर की तरफ फोर्स लगा। ठीक है, अगले ही क्षण क्या होगा, ए बी सिरा यहां पहुंच जाएगा, सी डी सिरा यहां पहुंच जाएगा। तो सी डी सिरा, सी डी में अभी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और सी डी और ए बी में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन अगले ही क्षण जब सी डी यहां आ जाएगा, ए बी वहां पहुंच जाएगा, तो सी डी जब यहां आ जाएगा तब क्या होगा, सी डी वाला अभी इस ब्रश के संपर्क में, क्यू ब्रश के संपर्क में है, लेकिन जब सी डी यहां आ जाएगा तो वह पी ब्रश के संपर्क में आ जाएगा। और पी ब्रश में कौन सी सप्लाई चल रही है, प्लस सप्लाई चल रही है। तो सी डी वाले में फिर प्लस सप्लाई चलने लगेगी, ए बी वाला उधर जा चुका होगा, तो ए बी वाले में माइनस सप्लाई चलेगी। तो माने कि सी डी जब इधर आ जाएगा तो इधर फिर नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि सप्लाई इन तारों में चेंज नहीं हो रही है। यहां पर इसमें निगेटिव करंट बह रही है, यहां पर इसमें पॉजिटिव करंट बह रही है, लेकिन यहां पर जब ये घूम करके सीडी वाला यहां पहुंचेगा तो फिर सीडी में पॉजिटिव करंट बहने लगेगी और एबी वहां पहुंच जाएगा तो एबी में निगेटिव करंट बहने लगेगी। बताने का मतलब यह है कि यहां पर हमेशा जो है नीचे की तरफ फोर्स बनेगा और यहां पर जो साइड होगा उसमें हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स बनेगा और यह जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो अगर ये कम्यूटेटर ना लगाते तब दिक्कत हो जाती। कम्यूटेटर क्या कर रहा है, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर क्या कर रहा है, ये चीज जो है कार्बन ब्रश इसको सप्लाई दे रहा है और ये जो है ऐसे 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 घूम रहा है। तो ये तार जब इधर आता है तो इस ब्रश के संपर्क में आ जाता है और ये तार जब इधर जाता है तो इस ब्रश के संपर्क में आ जाता है। ठीक ना, तो बराबर आपको हमेशा क्या मिलेगा, इस साइड नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा, इस साइड ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा और एक डायरेक्शन में घूमता रहेगा। अगर यही एसी सप्लाई लगा देंगे, यहां पर ये कार्बन ब्रश और ये सब हटा दें, डायरेक्ट ऐसे एसी सप्लाई दे दें, पहली बात तो दिक्कत हो जाएगी, ये ऐसे लपेट के तोड़ देगा सारी चीजों को। अब कहो स्लिप रिंग लगा के दे दूं, स्लिप रिंग लगा के दे दूं तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, स्लिप रिंग लगा दूंगा तो इसमें प्लस सप्लाई चल रही है थोड़ी, अभी के कंडीशन में इसमें प्लस सप्लाई चल रही है, इसमें माइनस चल रही है। अगले क्षण क्या होगा, इस यहां पर जो है माइनस सप्लाई आ जाएगी, यहां पर प्लस सप्लाई आ जाएगी, उल्टा होने लगेगा, माने घूमने की कोशिश करेगा, फिर एक बार नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, अगले क्षण इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि एसी में कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, प्लस माइनस चेंज होता रहेगा। कभी यही सिरा प्लस, अगले क्षण यही सिरा माइनस हो जाएगा और जो है यहां पर क्या होगा, अगले क्षण माइनस हो जाएगा जब ये, तो यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा। तो इसलिए एसी पर ये वर्क नहीं कर पाएगा, करेगा वर्क डीसी पर, और साथ ही आपको लगाना पड़ेगा क्या चीज, कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा और ब्रश लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बात कर सकता है, अदरवाइज और अच्छे से पढ़ने के लिए और अच्छे से जाने समझने के लिए ऑफलाइन क्लासेज आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये वर्किंग हो गया डीसी मोटर का वर्किंग। इसमें से वैसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जहां जहां क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अभी एक दो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं, पिछली क्लासेस में बताना था बट मैं भूल गया था, वो आपको बताया नहीं था, वो बता दे रहा हूं कि डीसी मशीन में मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पोल, मिनिमम नंबर ऑफ पोल जो है वो 2 होते हैं। क्योंकि कोई भी डीसी मशीन आप बनाएंगे ना, देखिए ऐसे कोई भी डीसी मशीन बनाएंगे 2 पोल तो आपको रखना पड़ेगा, एक पोल ये, एक पोल ये, एक नॉर्थ बनेगा और एक साउथ बनेगा। इसके बिना आप सोचिए केवल एक पोल लगा लें तो संभव नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 2, मतलब पोलों की मिनिमम संख्या 2 रखनी है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, मैक्सिमम
नंबर ऑफ पोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। मतलब पोल की जो मैक्सिमम संख्या होती है वह मल्टीपल ऑफ 2, 2 के गुणक में होती है। अर्थात क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं। अच्छा, जनरली या ऐसा हम बोल सकते हैं कि साधारणतया कितने पोल का यूज, या ऐसे बोल सकते हैं अधिकतर कितने पोल का यूज किया जाता है। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली मतलब अधिकतर, बी यूज्ड 4 पोल, मतलब 4 पोल साधारणतः प्रयोग किया जाता है, या ऐसे बोल सकते हो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। बाकी फिर बड़ी मोटर बनानी है तो 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल, 12 पोल, तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं कितनी बड़ी मोटर बनाओगे आप। साधारणतः 4 पोल प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है, अब हम लोग आते हैं बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। बैक ईएमएफ क्या होता है? बैक ईएमएफ, इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं बैक ईएमएफ से। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या है, इसको समझ लीजिए पहले, उसके बाद अभी लिखा भी देंगे आपको। जैसे ये मोटर था, अब यहां नॉर्थ पोल साउथ पोल है, बीच में ये शाफ्ट हो जाती है और ये आर्मेचर हो जाता है, ठीक ना। तो सप्लाई कहां कहां आ रही है, इसमें सप्लाई आती है एक तो इसमें माने फील्ड पोल में भी सप्लाई आती है और आर्मेचर में भी सप्लाई आती है। फील्ड पोल में सप्लाई डायरेक्ट आ जाती है और आर्मेचर में सप्लाई कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू आती है। अब जब आर्मेचर में सप्लाई आ जाती है और यह फील्ड पोल अपना चुंबकीय क्षेत्र पहले से बना के रखा रहता है और आर्मेचर में जैसे सप्लाई आ जाती है तो आर्मेचर में एक डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है, जो इसके बारे में भी पिछली क्लासेस में डिटेल में आपको पढ़ा दिया हूं। डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है मतलब एक विक्षेप पैदा हो जाता है, आर्मेचर घूमने लगता है, ठीक है। आर्मेचर जब घूमना शुरू करेगा तो क्या होगा, आर्मेचर जब घूमना शुरू करेगा तो वह इस फील्ड पोल की बलरेखाओं को काटेगा भी, समझ रहे ना। आर्मेचर में मैकेनिकल पावर उत्पन्न हो रही है तो ठीक है, उस पर पुल्ली वगैरह लगा करके आप अपना काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आर्मेचर एक काम और कर रहा है, वह जनरेटर का भी काम कर रहा है। जनरेटर में क्या होता था, जब आर्मेचर को किसी प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाता था तो वह फील्ड पोल की बलरेखाओं को काटता था, जिसके कारण उस आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल पैदा होता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि फील्ड पोल में भी सप्लाई दी जा रही है और आर्मेचर में भी सप्लाई दी जा रही है, और जैसे ही एक स्थान पर दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन पैदा हो जा रहा है और आर्मेचर घूमने लग रहा है। आर्मेचर जब घूमने लगेगा तो ये जो फील्ड पोल है, फील्ड पोल की बलरेखाएं इसी बॉडी के अंदर में पूर्णतः फैली रहती हैं, तो ये आर्मेचर इस फील्ड पोल की बलरेखाओं को कट भी करता है। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार अगर आर्मेचर फील्ड पोल की बलरेखाओं को काटेगा तो उस आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल भी पैदा हो जाएगा, तो वह विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करने लगता है। जैसे कि आरोपित इधर से मान लीजिए आर्मेचर में सप्लाई आ रही इधर से, ठीक है, आर्मेचर में सप्लाई यहाँ बनाते हैं, आर्मेचर में से सपोज करिए सप्लाई आई, फील्ड में सप्लाई है ही पहले से, यहां भी लगा रखे हैं,
ठीक, आर्मेचर घूमना शुरू किया, जब घूमना शुरू करेगा तो वह फील्ड की बल रेखाओं को भी काटेगा, जिसके कारण आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार, यानी कि जनरेटर के सिद्धांत के अनुसार कि आर्मेचर घूमेगा तो फील्ड की बल रेखाओं को काटेगा और इस आर्मेचर में विद्युत वाहक बल और पैदा हो जाएगा जो आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा, इसके अपोजिट ऐसे आके लग जाएगा, अपोजिट माने आरोपित वाले को रोकेगा आर्मेचर में आने से। तो इसीलिए इसका नाम है बैक ईएमएफ यानी विरोधी विद्युत वाहक बल। सबसे पहले यहां ध्यान रखना है आपको, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वह ईबी होता है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल का प्रतीक चिन्ह ईबी। ठीक, इसके बाद विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। विरोधी विद्युत वाहक बल अप्लाइड वोल्टेज से कम होता है या ज्यादा, अप्लाइड का मतलब आरोपित वोल्टेज, जो वोल्टेज यहां आ रहा होता है इसको हम बोलते हैं V, आरोपित वोल्टेज को हम बोलते हैं V, और विरोधी विद्युत वाहक बल जो यहां पैदा हो गया अभी नया, इसको हम बोलेंगे EB। तो EB क्या होता है, वोल्टेज V से बराबर होगा, अगर बराबर होगा तब फिर मोटर रुक जाएगी, मोटर चलेगी नहीं, क्योंकि अगर विरोधी विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया तो आरोपित विद्युत वाहक बल आर्मेचर के अंदर में आ ही नहीं पाएगा, फिर मोटर रुक जाएगी। इसलिए यह कंडीशन गलत है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विरोधी विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, EB ऑलवेज लेस देन V, मतलब EB हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होगा, यह बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, EB हमेशा V से कम होगा, यह जो EB होगा वो हमेशा अप्लाइड वोल्टेज से कम होगा, ये कम का लेस देन का सिंबल है। चलिए, तो यहां से ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि बैक ईएमएफ का प्रतीक चिन्ह EB होता है और बैक ईएमएफ आरोपित यानी कि अप्लाइड वोल्टेज से सदैव कम होता है। और एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, बैक ईएमएफ को, अभी सारी चीजें मैं मेंशन कर दे रहा हूं, बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है, काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ को ही काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। और एक चीज और बता दूं आपको, फिर नोट करा देता हूं कि जो बैक ईएमएफ होता है उसका मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, EB बराबर, तो जो सूत्र आप पढ़े होंगे डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र E बराबर 5Zn/60 × P/A, वही फार्मूला यहां भी लगेगा डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। EB = 5Zn/60 × P/A। ठीक है, जहां फाई है फ्लक्स, Z है नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, N है आरपीएम आर्मेचर का, P है नंबर ऑफ पोल मोटर का, और N है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अर्थात समानांतर पथों की संख्या कितनी है। अब वेव बाउंड होता है तो A बराबर 2 लिया जाता है, लैप बाउंड होता है तो A बराबर P होता है। ये सब चीजें आपको डीसी जनरेटर में बेहतरीन तरीके से बताई गई है। चलिए, इस पे मैं थोड़ा सा 4 लाइन लिख करके आप लोगों को डिस्प्ले कर दे रहा हूं, वेट करिए। देखिए, हमने बैक ईएमएफ पे डेफिनेशन लिख दिया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइन नहीं चलाया हूं, मुझे लग रहा है कि पढ़ने में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी बताइएगा। तो लिख दिया है, डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूर्णन प्रारंभ करता है वह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करने लगता है। फलस्वरूप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार आर्मेचर चालकों में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है।
यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आर्मेचर पर आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत कार्य करता है, इसीलिए इसे विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ कहा जाता है। Eb = 5Zn/60 × P/A, ये फार्मूला हो गया। अब इसका डिटेल्स में ये सब नहीं लिखूंगा, ये सब आपको बताया गया है, फाई क्या होता है, जेड क्या होता है, नहीं क्या होता, सब बताया गया है पिछली जनरेटर की क्लास में। चलिए दो तीन चार चीजें इसके बारे में और लिखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताता हूं। चलिए मिटाते हैं इसको फिर। जो बैक ईएमएफ की दिशा होती है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि बैक ईएमएफ की दिशा, माने लोग ये जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो वह उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो उसी तरह से डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वह उस बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग जनरेटर में किया जाता था और वही नियम यहां पर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। तो मैं 2-3 लाइन लिख के और डिस्प्ले कर रहा हूं आपको। तो चलिए ये 3 पॉइंट लिख दिया हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। दूसरा है कि बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। और तीसरा है कि बैक ईएमएफ का मान आरोपित विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। इसके नीचे आप ये भी लिख लीजिए, EB इज लेस देन V। ठीक है, इसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं बैक ईएमएफ और आरोपित विद्युत वाहक बल में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन बैक ईएमएफ, relation between back EMF and applied voltage। यानी कि आरोपित विद्युत वाहक बल और बैक ईएमएफ में क्या संबंध होता है। तो संबंध हम आपको नोट करा दे रहे हैं। EB = होता है B - IARA अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, और आर्मेचर का लॉस IARA आर्मेचर लॉस, ठीक है ना, या ऐसा बोल सकते हो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IARA, लॉस मत बोलो, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बोलो IARA। यही संबंध होता है बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज में, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। EB B के बराबर कब होगा, जब वोल्टेज में से आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर देंगे तब। EB = B - IARA। अब इसको थोड़ा सा और चाहें तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, कि कुछ और समझने के लिए। एक फार्मूला तो ये हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, दूसरा कि दोनों तरफ क्या कर दीजिए आप, दोनों तरफ I से गुणा कर दीजिए, मतलब गुणा करने पर दोनों तरफ IA आर्मेचर करंट से मतलब गुणा कर दीजिए। EB
आर्मेचर, आई ए का मतलब होता है ना आर्मेचर करंट, ध्यान रखिएगा। आर ए का मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो हो गया ई बी इंटू आई ए इज इक्वल टू वी आई ए माइनस आई ए, 2 बार हो जाएगा ना, तो आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला आपका निकल के आ गया। ये क्या हो गया, ई बी इंटू आई मतलब पावर हो गया, P बराबर वी आई होता है ना, P बराबर वी आई। तो ई बी क्या है, बैक ईएमएफ, एक तरह विद्युत वाहक बल यार, क्योंकि बैक है इसलिए इसको ईबी से लिख रहे हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज है इसलिए इसको बी से लिख रहे हैं। तो P बराबर वी आई होता है, मतलब B मतलब ये, I मतलब ये पावर के बराबर है। पावर का मतलब क्या हो गया, घुमाव बल। यही घुमाव बल होता है जो उसको घुमाता है आर्मेचर को। तो यहां हम लिख सकते हैं कि घुमाव बल बराबर V इंटू आई ए क्या है, ये भी पावर ही बनेगी ना आपकी, P इक्वल टू वी आई के हिसाब से आप देखिए वी आई। तो घुमाव बल बराबर वी आई क्या है, आर्मेचर की पावर है। ठीक है, आर्मेचर पावर, या ऐसा लिख सकते हैं आर्मेचर की इनपुट शक्ति, आर्मेचर की इनपुट पावर। ठीक है, आर्मेचर की इनपुट पावर माइनस आई स्क्वायर आई ए स्क्वायर आर ए, ये होता है कॉपर लॉस। कहीं पर भी ये बिल्कुल एकदम मुजबानी आप याद रख लीजिए, कॉपर लॉस कहीं निकालना हो कहीं पर भी कॉपर लॉस, तो उसके लिए फार्मूला होगा आपके पास आई स्क्वायर आर। अब आर्मेचर का निकालना है तो आई ए लगा दीजिए, आर ए लगा दीजिए बस। ठीक है ना, तो आई ए स्क्वायर आर ए, ये है आपका आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। ज्यादा ये सब चीजें जो यहां दिया गया है, बैक ईएमएफ, ये रिलेशन, ये वाला याद कर लीजिएगा, ये वाला कम पूछा जाता है, लेकिन आप जितना पढ़ पाइए उतना पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये वाला ज्यादा पूछा गया है और ये वाला कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, बस हमने आई से गुणा किया है करंट, आर्मेचर करंट से, तो ये हो गया आपका घुमाव बल। ठीक ना, और ये हो गया आर्मेचर का इनपुट पावर, ये हो गया आर्मेचर का कॉपर लॉस। बस इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं टार्क के बारे में।